गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कुछ स्मॉल पैरामीटर्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और वो है आपका सबसे पहले बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ क्या होता है? बॉन्ड लेंथ होता है द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन, देखो डेफिनेशन को तो अभी लिख देंगे, लेकिन आप पहले बॉन्ड लेंथ के से मतलब समझो कि बॉन्ड जो होता है ना आपका, जो फोर्स होता है, बॉन्ड का मतलब एक प्रकार का फोर्स होता है, वो जो बॉन्ड होता है उनके बीच की लेंथ को बोलते हैं। अब ये किन किन के बीच की होती है? ये इक्विलिब्रियम मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम या मिनिमम से मिनिमम को इक्विलिब्रियम बोलते हैं। वो डिस्टेंस होती है जो सेंटर ऑफ द टू न्यूक्लियाई, बिटवीन द सेंटर्स of two nuclei, centers of two nuclei of two bonded atoms, जो दो बॉन्डेड एटम्स आपके होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, उनके बीच की इक्विलिब्रियम डिस्टेंस होती है। तो इन्हीं मॉलिक्यूल्स लिख देंगे। तो आप कैसे बोलोगे? ये इक्विलिब्रियम डिस्टेंस होती है बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू न्यूक्लियाई ऑफ द टू बॉन्डेड एटम्स, यानी कि कोई भी दो बॉन्डेड एटम्स हैं उनके बीच की सेंटर से जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या कहते हैं? बॉन्ड लेंथ कहते हैं। जैसे कि मान लो हमारे पास कोई है, एक ये है, मैं इस रेड पेन से दिखा देता हूँ, ये है कोई बॉन्डेड एटम है, क्लियर? इसके सेंटर से मिला लो आप, तो इसकी तो सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई है, इसको तो हम कहेंगे आर ए। इसके सेंटर से होगी ये, इसको हम कहेंगे आर बी। तो बॉन्ड लेंथ क्या हुई? बॉन्ड लेंथ हुई यहां से और यहां तक जो ये डिस्टेंस हुई ना, इसको हम क्या बोलेंगे? बॉन्ड लेंथ। ठीक है कि यानी कि द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू न्यूक्लियाई, एक ये इसका सेंटर, दूसरा ये इसका सेंटर, ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स। ये जो दोनों है इनके बीच में कोई ना कोई बॉन्ड है, और जब बॉन्ड कंबाइन हो जाता है तो उस एटम कंबाइन हो जाता है तो क्या बन जाता है? मॉलिक्यूल्स। तो क्या बोलोगे? इट इज द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स इन ए मॉलिक्यूल्स। यानी किसी मॉलिक्यूल्स में, जैसे आपके पास एग्जांपल के तौर पे H2 है, तो H और H के बीच में एक बॉन्ड है, तो ये H है, दूसरा ये H है, बराबर इनकी जो साइज होगा ये बिल्कुल इक्विवेलेंट होगा। तो इनके सेंटर से ये जो डिस्टेंस होगी इसको ये हम क्या बोलेंगे? इनकी बॉन्ड लेंथ। ये सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई हो गया, यानी इसके न्यूक्लियस का सेंटर, और बॉन्डेड एटम्स, और कंबाइन होने के बाद क्या बन जाता है? मॉलिक्यूल्स। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये एक प्रकार से इक्विलिब्रियम डिस्टेंस होती है, और न्यूक्लियस के जो होता है ना इनका, उनके सेंटर से बीच की डिस्टेंस होती है, और जो एटम कंबाइन होता है वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में होता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि सिंगल एटम है उसको बॉन्ड लेंथ बोल देंगे, इनकी तो लेंथ हो जाएगी। इसको तो एक प्रकार से हम बॉन्ड लेंथ नहीं कहेंगे, इनको तो हम इनकी रेडियस कहेंगे। ठीक है, और जब ये किसी के साथ कंबाइन हो जाएगा तो इसको हम क्या कहेंगे? बॉन्ड लेंथ कहेंगे। क्लियर? अब ये बॉन्ड लेंथ है, ये डिपेंड किस पे करती है? बॉन्ड लेंथ डिपेंड किस पे करती है? यानी फैक्टर अफेक्टिंग कह सकते हो आप। बॉन्ड लेंथ जो आपकी होती है ये 2 या 3 फैक्टर पर डिपेंड करती है, उनमें से एक है आपका बॉन्ड फैक्टर अफेक्टिंग। तो जो आपका फैक्टर अफेक्टिंग है, ये जो फर्स्ट पे डिपेंड करता है उसको बोलते हैं साइज। किसको क्या बोलते हैं? साइज। यानी कि जो आपके पास एटम है उनके साइज पे डिपेंड करता है भाई। तो सिंपल सी बात है, अगर जो आपके पास बॉन्ड लेंथ है, आप खुद सोचो, अगर उनका साइज बढ़ता जा रहा है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी? बढ़ेगी, क्योंकि साइज अगर बढ़ रहा है तो न्यूक्लियस और लास्ट इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी, और बॉन्ड लेंथ क्या होती है? दो न्यूक्लियाई के बीच की डिस्टेंस। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ इफ साइज इंक्रीज देन बॉन्ड लेंथ इंक्रीज। क्यों? जब आपका साइज बढ़ता है तो न्यूक्लियस और लास्ट इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस बढ़ जाती है। न्यूक्लियस और लास्ट इलेक्ट्रॉन के बीच की अगर डिस्टेंस बढ़ जाती है तो
न्यूक्लियस और लास्ट इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस बढ़ गई है, एक एटम की है इतनी है, दूसरे की है मान लो ये इतनी है। अब दूसरा जो एटम है वो मान लो एच यही था, और इसका जो है वो भी चलो एच यही था। तो आप खुद देख लो बॉन्ड लेंथ इसकी ज़्यादा है या इसकी ज़्यादा है, इसकी ज़्यादा है। तो हम एक एग्जाम्पल लेके बता देते हैं, जैसे कार्बन फैमिली का ले लेते हैं। तो कार्बन के बाद सिलिकॉन के बाद जर्मेनियम, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम। अगर कार्बन कार्बन बनाता है, सिलिकॉन सिलिकॉन बनाता है, जर्मेनियम जर्मेनियम बनाता है। तो डाउन का ग्रुप में जाते हैं, साइज बढ़ता है, साइज बढ़ता है तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी आपकी, इंक्रीज होगी। तो सबसे इन तीनों में अगर हम देखें तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा किसकी होगी, जर्मेनियम की, ग्रेटर देन सिलिकॉन और ग्रेटर देन कार्बन। कहने का मतलब जैसे ही आपका साइज बढ़ता है तो आपका बॉन्ड लेंथ क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। दूसरा जो फैक्टर डिपेंड करता है उसको हम बोलते हैं बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड, मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। अब सारे बच्चे ध्यान रखें, मल्टीप्लिसिटी का मतलब क्या होता है। देखो आपके पास कोवलेंट बॉन्ड होता है तो उसमें सिंगल भी होता है, डबल भी होता है, ट्रिपल भी होता है, ठीक है। इसमें ये इसमें एक सिग्मा सिग्मा बॉन्ड होता है, इसमें सिग्मा पाई, इसमें सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। ये सिग्मा और पाई का कंसेप्ट आगे आएगा, बट यहाँ मैं वैसे बता रहा हूँ। इसका मतलब इसमें लगने वाले फोर्स 3 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है। तो इसमें फोर्स ज़्यादा लगेगा, फोर्स ज़्यादा लगेगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब साफ है कि इनकी बॉन्ड लेंथ जो है वो ये एक दूसरे को ज़्यादा क्लोजली बाउंड रखेंगे, यानी कि इनके बीच का फोर्स स्ट्रॉन्ग है तो ये एक दूसरे को क्लोज पैक रखेंगे तो उनकी डिस्टेंस कम हो जाएगी न्यूक्लियस से, और डिस्टेंस अगर कम हो गई तो उनकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो क्या कहोगे, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज विद इंक्रीज मल्टीप्लिसिटी। अगर मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड बढ़ती है तो वो डिक्रीज हो जाएगी। कैसे, मल्टीप्लिसिटी का मतलब जैसे मैं कार्बन की लेता हूँ, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी होता है, डबल भी होता है, सिंगल भी होता है। अल्केन अल्कीन अल्काइन में अब यहाँ पे ये मल्टीप्लिसिटी है, मल्टीपल बॉन्ड है, यानी एक से ज़्यादा बॉन्ड है, 3 है, 2 है, 1 है, तो मल्टीप्लिसिटी बढ़ गई तो इसकी बॉन्ड लेंथ भी बढ़ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी मल्टीप्लिसिटी बढ़ती है तो उनके बीच में, एटम्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाती है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो गई तो न्यूक्लियस से डिस्टेंस कम हो गई तो बॉन्ड लेंथ आपकी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो बॉन्ड लेंथ क्या होती है, सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई से जो बॉन्डेड एटम होते हैं उनकी डिस्टेंस होती है, 2 फैक्टर पे डिपेंड करती है। एक आपका साइज पे डिपेंड करता है, दूसरा आपका मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड पे करता है। साइज इंक्रीज का मतलब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज, और आपके पास मल्टीप्लिसिटी बॉन्ड बढ़ने का मतलब होता है कि बॉन्ड मल्टीपल हो गया, यानी एक से ज़्यादा हो गया, तो इसमें अट्रैक्शन ज़्यादा रहती है तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो पहली जो टर्म थी आज की वो थी आपकी बॉन्ड लेंथ। अब हम आपको दूसरी जो टर्म है उसके बारे में बताते हैं। जो दूसरी टर्म है वो है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड एनर्जी। एक ही उस पर चलता है, चाहे आप उसको BDE कह लो, चाहे बॉन्ड एनर्जी कह लो। जैसे आप बॉन्ड एनर्जी कह सकते हो इसको, या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कह सकते हो, ठीक है। तो क्या हुआ, इसको क्या बोलेंगे, देखो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। आप एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। हाइड्रोजन है गैस की फॉर्म में, इसके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो सिंगल कोवलेंट, कौन सा बन रहा है, सिंगल कोवलेंट। अब आपको ये बॉन्ड है, और बॉन्ड का मतलब मैंने फोर्स बताया, इसका मतलब इनके बीच में ये जो बॉन्ड है ये किसी न किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए हैं। अब हमें इस बॉन्ड को क्या करना है, ब्रेक। क्या करना है, ब्रेक। तो बोलने से तो ब्रेक होगा नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। अगर आप इसको इंथैल्पी एच हीट बोल सकते हो, इंथैल्पी बोल सकते हो, ये नियर अबाउट 435.8 किलोजूल पर मोल, कुछ डाटा बताता हूँ याद रखना। तो ये इतनी एनर्जी दोगे तो ये जो हाइड्रोजन है ये अलग अलग एटम में चला जाएगा। तो जो ये एनर्जी यूज हुई है ना हमारे पास, जो अपने पास ये एनर्जी यूज हुई है, डेल्टा एच अपना कितना 435.8 किलोजूल पर मोल, ये जो एनर्जी यूज हुई है ये इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए यूज हुई है। इसको या तो आप बॉन्ड एनर्जी कहोगे या बॉन्ड ब्रेक मतलब इंग्लिश में बोलते हैं डिसोसिएशन, इसलिए हम इसको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी कह सकते हैं। दूसरा आप कहोगे कि सर ये तो सिंगल के लिए है,
किसी के लिए भी हो सकता है, जैसे कार्बन के लिए मैं CH4 की बात करता हूँ, मीथेन। अब जो CH4 आपका होता है इसमें 4 बॉन्ड होते हैं, 1 2 3 4। तो जब इस बॉन्ड को तोड़ेंगे फर्स्ट एनर्जी, ऐसे लिख देता हूं मैं, बॉन्ड डिसोसिएशन फर्स्ट, प्लस दूसरे के लिए बॉन्ड डिसोसिएशन सेकंड, बॉन्ड डिसोसिएशन थर्ड, बॉन्ड डिसोसिएशन फोर्थ, और हम उसका एवरेज निकाल लेंगे। तो जब एक से ज्यादा बॉन्ड हो तो आप उन सभी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए अलग अलग एनर्जी यूज होती है, उनको आप एनर्जी को निकाल लो और उसका एवरेज निकाल लो। वो एवरेज एनर्जी आपकी बॉन्ड एनर्जी कहलाएगी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहलाएगी। तो यहां से इसकी डेफिनेशन क्या हुई, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, क्या डेफिनेशन होगी इसकी, इसकी डेफिनेशन होगी द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड क्या, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, किसके लिए, ये जो बॉन्ड है ना आपका, इसको ब्रेक करने के लिए। तो अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, टू ब्रेक, आगे लैंग्वेज, 1 मोल ऑफ बॉन्ड, 1 मोल ऑफ बॉन्ड, ठीक है, इन ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ एटम्स, इन ए, ये तो लैंग्वेज बनाने के लिए है, पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ एटम्स, ठीक है, किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ एटम। और एटम भी कैसा होना चाहिए, गैसियस। तो सीधी सी बात है, अगर सॉलिड है तो लोहे का टुकड़ा है, एग्जाम्पल के तौर पे लोहे के टुकड़े में फोर्स है, तो आप उसको तोड़ोगे तो लोहे का टुकड़ा अलग हो गया, इसका मतलब ये नहीं है आपने बॉन्ड ब्रेक कर लिया, नहीं। सबसे पहले आप उसको हीट दोगे तो वो लोहे का टुकड़ा सॉलिड से लिक्विड में जाएगा, फिर आप उसको दोगे तो फिर वो गैस में जाएगा, और जब उसके बाद दोगे तो फिर उनके बॉन्ड ब्रेक होंगे। ये बात दिमाग में रखनी है आपने हमेशा। ऐसा नहीं है कि आप एक, ये प्लास्टिक है इसके बीच में फोर्स है, आप इसको ऐसे तोड़ दो, आधा हिस्सा हो गया, इधर भी प्लास्टिक इधर भी, तो आप ये नहीं कह सकते सर हमने इसका बॉन्ड ब्रेक कर दिया। नहीं, केमिकल बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ, आपने फिजिकल बॉन्ड ब्रेक कर लिया। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी कोई केमिकल बॉन्ड बनता है वो गैसेस फॉर्म में बनता है। उस गैसेस फॉर्म में जब आप एनर्जी दोगे तो जो उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी रिक्वायर होगी उसको हम कहते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो क्या कहोगे, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ए बॉन्ड इन ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ एटम्स, या बिटवीन द एटम्स भी कह सकते हो, इन द गैसियस स्टेट। यानी कि किसी भी पर्टिकुलर टाइप ऑफ, जैसे यहाँ पर पर्टिकुलर है CH2, यहाँ पर CH4, यानी जितने भी आप मॉलिक्यूल्स देखते हो उन सब में कोई ना कोई बॉन्ड होगा, और उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी आप सप्लाई करोगे वो क्या कहलाएगी, आपकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड एनर्जी। अगर बॉन्ड एक है जब तो जो ब्रेक करते हो वही आ जाएगा, अगर बॉन्ड एक से ज्यादा है तो जितने बॉन्ड है उनको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी आए, जैसे इसमें 4 बॉन्ड है तो 4 एनर्जी आएगी, तो आप उन चारों का एवरेज निकाल दो, जो एवरेज आएगा वो आपका इसका बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। क्लियर। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड इंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड होता है उसको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी आपके डिपेंड करती है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, पहला तो बॉन्ड लेंथ पे डिपेंड करती है, बॉन्ड लेंथ कह सकते हो या फिर साइज भी कह सकते हो। यानी कि अगर एटम का साइज जो है उसका कम, साइज को कम या ज्यादा करें तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के ऊपर फर्क पड़ता है। तो कैसे फर्क पड़ता है बताता हूं। आप खुद सोचो, साइज अगर ये बढ़ गया, साइज इंक्रीज, ये एरो का मतलब इंक्रीज, तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज। भाई साइज बढ़ गया इसका मतलब उनके बीच की बॉन्ड बढ़ गई, पार्टिकल का साइज दूर है, इसका मतलब न्यूक्लियस अगर उनके बीच की डिस्टेंस ज्यादा हो गई तो आप उसको आसानी से तोड़ सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब बॉन्ड, अगर आपका साइज बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो आपको बॉन्ड डिसोसिएशन जो एनर्जी है वो आपको लेस देनी पड़ेगी। समझ गए, क्या कहोगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिपेंड ऑन साइज, तो क्या कहोगे, आपका जो साइज है उसके ऊपर डिपेंड करता है, और यानी कि बॉन्ड लेंथ पे डिपेंड करता है। ये बात करो पहले, यानी बॉन्ड लेंथ अगर आपकी कम है तो उसको अट्रैक्शन ज़्यादा है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो उनके बीच का फोर्स कम है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उसकी कम होगी। ठीक है,
अब इसके बाद है साइज ऑफ द बॉन्डेड एटम, दूसरा साइज पे डिपेंड करता है बॉन्डेड एटम में। अब बोल रहा है बॉन्डेड एटम, साइज है ना उस बॉन्डेड एटम पे, तो स्मॉलर साइज होगा। सिंपल सी बात है, दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई बात है। अगर उनका साइज, अब आप खुद सोचो, साइज बड़ा है, जैसे कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टिन है, जो भी, चलो तो जैसे आप नीचे जा रहे हो साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है तो इनकी बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी क्या होती जाएगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज। क्यों? क्योंकि साइज आपका ज्यादा होता जा रहा है तो उनके बीच का अट्रैक्शन कम है, तो आपको कम एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। दूसरा डिपेंड करता है मल्टीप्लिसिटी पे, तो अगर आपके पास सिंगल बॉन्ड है, आपके पास डबल बॉन्ड है, आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसमें एक बॉन्ड लगा हुआ है, इसमें दो बॉन्ड है, इसमें तीन बॉन्ड है, तो ऑटोमेटिकली ये स्ट्रॉन्ग फोर्स से जुड़ा हुआ है, तो इसको ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसका मतलब इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इसकी ज्यादा होगी, फिर इसकी होगी, फिर इसकी होगी। क्लियर? तो ये फैक्टर आपके अफेक्टिंग थे। अब बॉन्ड मैंने आपको बता दिया है बॉन्ड लेंथ, दूसरा मैंने बता दिया आपका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अब मैं आपको बताता हूं बॉन्ड एंगल, ये क्या होता है बॉन्ड एंगल। देखो, एंगल का मतलब होता है कि जब कोई भी बॉन्ड बनता है, हम कल परसों शायद नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें या उससे नेक्स्ट लेक्चर में पूरे केमिस्ट्री में, पूरे +1 2 जितने 11 12 ग्रेजुएशन MSc लेवल तक की कोई भी केमिस्ट्री की शेप अगर आपसे पूछे, उसको बताने की मैं ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, वो टॉपिक आएगा। तो शेप जब बताते हैं उसमें एंगल भी बताया जाता है। तो जैसे मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ, जैसे CH4 की मान लो इस तरह की शेप होती है। अभी आपको नहीं पता, ये सब शेप आप निकालना सीखोगे, यहाँ एग्जाम्पल है इसलिए मैं बता रहा हूँ। मान लो H2O है, इसकी ये शेप है, जैसे अपने पास NH3 है, उसकी ये शेप है। तो क्या है, ये जो मैंने लाइन ड्रा कर दी ना, ये बॉन्ड रिप्रेजेंटेशन है। तो इन बॉन्ड के बीच में जो एंगल बनते हैं, जैसे इसके बीच में जो एंगल बनता है वो बनता है 109 डिग्री और 28 मिनट का। क्लियर? और इसमें जो एंगल बनता है वो बनता है 104 का 5 डिग्री। ठीक है, और जो इसमें बनता है वो बनता है 107 का 107.5 डिग्री। ठीक है, तो अब ये एंगल जो है इन्हीं को यम बॉन्ड एंगल कहते हैं। किसी भी मॉलिक्यूल, जैसे अपने पास CO2 है तो आपने CO की शेप ऐसे बनती है, तो इसके बीच में एंगल 180 डिग्री का, तो कोई ना कोई तो उनके बीच में एंगल बनता है। तो हम इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे बॉन्ड एंगल की? बॉन्ड एंगल होता है एवरेज एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल्स, एवरेज एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल्स। ये इस बॉन्ड को हम इनको ऑर्बिटल्स भी कह सकते हैं। ठीक है, वो ऑर्बिटल क्या होता है? वो ऑर्बिटल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन, जो ये होता है ना, यानी ये है, इसको मैं अब ऑर्बिटल में दिखा रहा हूं, ऐसे ऑर्बिटल, तो इसमें एक ये दो इलेक्ट्रॉन कंटेन कर रहा है, जैसे ये है, ये दो इलेक्ट्रॉन कंटेन कर रहा है। तो क्या होता है, जो आपके ऑर्बिटल होते हैं और इलेक्ट्रॉन कंटेन करते हैं, कहाँ है ये? इस सेंट्रल एटम के। तो क्या बोलोगे? अराउंड द सेंट्रल एटम, अराउंड द सेंट्रल एटम और इन ए मॉलिक्यूल्स। क्या हुआ? सेंट्रल एटम के चारों तरफ जो आपके ऑर्बिटल्स हैं और जो इलेक्ट्रॉन कंटेन करते हैं, उनके बीच में बनने वाले एंगल को हम क्या कहते हैं? बॉन्ड एंगल कहते हैं। क्या? द एवरेज एंगल, ये बिल्कुल फिक्स है। जो भी बच्चा मीथेन की ऑल ओवर वर्ल्ड अगर मीथेन की शेप बताता है और उसको प्रैक्टिकली चेक करता है तो उसका एंगल जो है 109.8 मिनट मिलेगा। ठीक है, तो क्या हुआ? ये एक प्रकार का एवरेज एंगल हुआ, किसमें? बिटवीन द ऑर्बिटल्स। और वो ऑर्बिटल क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन कंटेन करते हैं। मैंने दिखाया ना, जैसे ये लाइन का मतलब है कि इसका एक इलेक्ट्रॉन है कि इसका इलेक्ट्रॉन, और इसको ऐसे दिखाते, इसको कह देते हैं ऑर्बिटल्स। यानी कि ऑर्बिटल ही जो होता है, एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो ऑर्बिटल ही क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स कंटेन करते हैं अराउंड द सेंट्रल एटम इन ए मॉलिक्यूल्स। तो इट इज द एवरेज एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल्स कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द सेंट्रल एटम्स इन ए मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड इट्स बॉन्ड एंगल।
बॉन्ड एंगल डिपेंड करता है लोन पेयर पे। किस पे डिपेंड करता है? लोन पेयर पे। जैसे अपने इसके पास कोई लोन पेयर नहीं होता, इसके पास एक होता है और इसके पास दो होते हैं, तो लोन पेयर प्रेजेंट है, लोन पेयर प्रेजेंट, देन बॉन्ड एंगल डिक्रीज, VSEPR, वेस्पर थ्योरी एक आएगी आगे, उसके बेस पे है, यहाँ यूज हो रहा है तो बता रहा हूँ। लोन पेयर जो होते हैं इलेक्ट्रॉन शेयर, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन जब ज्यादा प्रेजेंट होते हैं ना तो उनके बीच में रिपल्सन हो जाती है, उस वजह से बॉन्ड एंगल में क्या हो जाता है? चेंजमेंट आना शुरू हो जाता है, क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो ये एवरेज एंगल होता है ऑर्बिटल्स के बीच में, और ये लोन पेयर प्रेजेंट होने के कारण ये बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो टर्म आपकी है वो है बॉन्ड ऑर्डर। नेक्स्ट टर्म क्या है आपकी? बॉन्ड ऑर्डर। सिंपल सा है ये, लेकिन इसको मैं एक ट्रिक से समझा दूंगा। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, डेफिनेशन बता देता हूँ, फिर एक ट्रिक बताऊंगा। मैं इस यूनिट को एक 2-3 दिन के बाद में कॉम्पिटेटिव जो क्वेश्चंस कैसे सोल्व करते हैं वो हर यूनिट पे 4 या 5 वीडियो बना के दूंगा, और उसमें 50 से 70% आपकी जो यूनिट्स है वो कवर हो जाएगी। उससे सिर्फ आप कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, थ्योरेटिकली पेपर उससे सोल्व नहीं होगा। बता सकते हो 1 वर्ड या फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह एक एक नंबर के कर सकते हो, थ्योरेटिकल नहीं कर सकते। बट जो मैं ट्रिक्स बताऊंगा उन ट्रिक्स से आप कम से कम 70% या 50% तक यूनिट कवर कर लोगे, और मैं उसकी 30 वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, उन 30 वीडियो में कम से कम 15 क्वेश्चंस आपके पेपर्स में आ जाएंगे, कॉम्पिटेटिव में, IIT या नीट में, जिसमें आप 4 नंबर का क्वेश्चन आता है 60, केमिस्ट्री में 50 नंबर की। उन 30 वीडियो को पक्का तैयार कर लेना, उनसे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। 15 क्वेश्चन ठीक होने की मैं जिम्मेदारी ले लूंगा कि 15 क्वेश्चन उस टाइप पे आएंगे ही आएंगे पेपर में, जिसमें आपके 15 वीडियो +1 की होगी, 15 +2 की होगी। आप सोचोगे सर हम +1 के हैं, +2 कैसे करेंगे? उन ट्रिक से किसी भी यूनिट का कोई लेना देना नहीं है, वो ट्रिक्स अगर आप समझोगे तो समझ में आ जाएगा। अब ये मैं बताने जा रहा हूँ, ये +1 में भी है, 2 में भी है। अभी मैं ट्रिक बताऊंगा, आप देख लेना, सभी बच्चे उसको कर लोगे। ठीक है, मैं सेपरेट 30 वीडियो डालूंगा, 1-2 दिन के अंदर ही डाल दूंगा, फिर आपको वो 1 बाय 1 आपको तैयार करनी है। देखो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स इन ए मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन ए मॉलिक्यूल्स। जो बॉन्डेड एटम होते हैं ना, कोई भी मॉलिक्यूल्स फॉर्म होता है, जैसे 2 एटम है, 2 एटम्स इन ए, ऐसे लिख लो, इन 2 एटम्स टू फॉर्म मॉलिक्यूल, यानी कि 2 एटम्स हैं वो कंबाइन होते हैं, उनके बीच में जितने बॉन्ड होते हैं वही उसका बॉन्ड ऑर्डर होगा। जैसे हाइड्रोजन के बीच में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 1 बॉन्ड है। ऑक्सीजन में 2, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना? 2। नाइट्रोजन में 3, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना? 3। ठीक है, तो ये बॉन्ड ऑर्डर था। अब मैं आपको पूरी पीरियोडिक टेबल में, पूरे +1 2 में कहीं भी आपसे बॉन्ड ऑर्डर पूछना आ जाए, कहीं भी आपसे क्या पूछना आ जाए? बॉन्ड ऑर्डर, तो आप बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करोगे उसके लिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। देखो, 1 इलेक्ट्रॉन से लेकर 20 इलेक्ट्रॉन तक ही बॉन्ड ऑर्डर बताया जाता है। नंबर 1, कितने इलेक्ट्रॉन से लेकर? 1 इलेक्ट्रॉन से लेकर 20। सबसे पहले तो मैं आपको इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना बता देता हूँ। जैसे इलेक्ट्रॉन में कैसे, जैसे मान लो आपके पास आया O2, तो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को ऐसे कर लो O+O, तो इसका 8, इनको जोड़ दो, जो एटॉमिक नंबर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं 16, तो 16 इलेक्ट्रॉन हो गए। मान लो हाइड्रोजन था, तो ये क्या था? H+H, इसका 1, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2। सबसे पहले तो आप इलेक्ट्रॉन निकाल लो, मीन्स जो भी आपको मॉलिक्यूल्स गिवन है आप उस मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लो, मीन्स उनके एटॉमिक नंबर को जोड़ दो। जैसे नाइट्रोजन होता तो क्या करते? 7 + 7 यानी कि 14। मान लो ऐसे होता है O2 पॉजिटिव, तो क्या होता है? 8 + 8 16, +1 का मतलब लॉस हो रहा है तो 1 कम कर दो, तो 16 में से 1 गया 15। तो माइनस हो तो प्लस कर दो, उतने प्लस हो तो माइनस कर दो। ये कंसेप्ट था इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने का। ठीक है, अब ट्रिक्स क्या है? ट्रिक बिल्कुल सिंपल है, आप एक वर्ड याद कर लो, बाकी सब कुछ ट्रिक्स आपकी क्लियर है।
मैं ये कहता हूं कि अगर किसी के इलेक्ट्रॉन, मैं इधर लिख देता हूं इलेक्ट्रॉन और इधर लिख देता हूं मैं बॉन्ड ऑर्डर। देखना अभी बैठे बैठे समझ में आ जाएगा, और इसको जब आप कंसेप्ट से करते हो ट्रिक को ना करके तो उसमें आपको समझने में प्रॉब्लम आती है। लेकिन बॉन्ड ऑर्डर वैसे अगर आपको निकालना है, मैं अब बता रहा हूँ, सारे बच्चे इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। ये यहाँ यूज हो रहा है इसलिए बता रहा हूँ, इनकी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, 30 वीडियो +1 2 के 15-15, जिसमें आपके 15 क्वेश्चंस कॉम्पिटेटिव में आ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन एक याद रख लो, इलेक्ट्रॉन एक चीज याद करने को बोल रहा हूँ, वो अभी 1 सेकंड में याद भी हो जाएगी। अगर आपके इलेक्ट्रॉन 14 हो, अगर आपके इलेक्ट्रॉन कितने हो 14, तो आपका बॉन्ड ऑर्डर होगा 3। ये बात जिस बच्चे को याद हो गई वो चाहे कोई भी मॉलिक्यूल दे दे, यानी अप टू 20 इलेक्ट्रॉन्स, वो आराम से इसको निकाल देगा। कैसे? अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, मान 13 14 से कितना हो गया 15, आपको 0.5 बॉन्ड ऑर्डर कम करना है। एक इलेक्ट्रॉन बढ़ने से या घटने से आपका बॉन्ड ऑर्डर 0.5 कम होता है, तो कितना हो जाएगा 2.5। 13 हुआ तो सॉरी 15 के बाद 16 हुआ तो इसमें से 0.5 कम कर दो, 17 हुआ तो इसमें से 0.5 कम कर दो, 18 हुआ तो 19 हुआ तो 20 हुआ तो, ठीक है। तो 3 ढाई, ये 14 से एक इलेक्ट्रॉन, जैसे एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता है 14 पे, याद रखो 14 पे बॉन्ड ऑर्डर होता है 3। अगर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता है बॉन्ड ऑर्डर 0.5 कम कर दो, ये ट्रिक है। अब कहोगे सर 13 तो ढाई, 12 तो 2, 11 1.5, ऐसे ही चलते चले जाओ, ठीक है। तो इस तरह से बताओ ये बॉन्ड ऑर्डर निकालना आ गया कि नहीं? मॉलिक्यूल देखते ही निकाल दोगे। जैसे मैं आप पूछता हूं आपसे O2 2 नेगेटिव का बताओ भाई, तो क्या करोगे? ऑक्सीजन का 8, दूसरे ऑक्सीजन का 8 और 2 ये जुड़ गए, 8 8 16 2 18। अगर इलेक्ट्रॉन 18 है तो 14 पे याद है 15 16 17 18, बॉन्ड ऑर्डर एक आ जाएगा। क्या बताया था? 14 पे याद रखो, फिर हल्का सा लिख के देख लो। 14 के बाद 15 करोगे ढाई, 16 करोगे तो 2, 17 करोगे 1.5 और 18 करोगे तो 1। किसी का भी कोई भी आ जाए। चलो हम और बताते हैं आपको। जैसे आपके पास आ जाए CO, तो 8 6 और 8 14 पे कितने होते 3, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। चलो और बताते हैं F2 +1 तो 9 9 18 घटा 1, प्लस है तो माइनस करना है 17 पे क्या होगा देखो 1.5। किसी भी मॉलिक्यूल्स का आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो। अब मैं बॉन्ड ऑर्डर की एप्लीकेशंस बताता हूँ। बॉन्ड ऑर्डर में आप कैसे बताओगे कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे वेरी करता है या बॉन्ड ऑर्डर से क्या फर्क पड़ता है। देखो, अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 हो तो मॉलिक्यूल्स डज नॉट एग्जिस्ट। किसी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर 0 नहीं हो सकता। अगर फिर भी आता है तो समझ लो वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे मैं इसी में ही बताऊं, मैं एक एग्जांपल देता हूं, Ne2 नियोन, 10 और 10 20 पे बॉन्ड ऑर्डर 0 हो गया। लेकिन आप कोई भी बच्चा बता सकता है क्या नियोन 2 होता है? नहीं, क्योंकि नियोन एक नोबल गैस है, नोबल गैस किसी से रिएक्शन नहीं करती, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 0। अब एक छोटा सा इसमें एक्सेप्शन है, वो है हाइड्रोजन का, क्योंकि हाइड्रोजन ये 10 11 तक होता है, उसके बाद नहीं था। हाइड्रोजन में देखो इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, तो बॉन्ड ऑर्डर होता है 1 कम हो गया 0.5, एक ज्यादा हो गया 0.5, यहाँ 2 से ध्यान रखना है, ठीक है। He2 तो कितने हो गए 2 और 2 4, तो देखो 2.5, 3 पे 0.5 हो गए इलेक्ट्रॉन, अगर 4 होते तो कितना हो जाएगा 0.5 और कम हो जाएगा 0। तो हीलियम भी का भी बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है, इसका मतलब हीलियम भी एग्जिस्ट नहीं करता। नोबल गैस कोई भी मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती है, तो बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाए इसका मतलब मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। इस बात को मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, कई बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे। मैं कह रहा हूँ कि आपको ये 2 ट्रिक्स में याद रखना है। जैसे ये आपने याद कर लिया, उसके बाद हाइड्रोजन के लिए याद कर लो, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना 2 पे बॉन्ड ऑर्डर याद कर लो आपका 1 होता है। एक बढ़ाओ इलेक्ट्रॉन 3 0.5 कम कर दो, एक और बढ़ाओ 4 0 1 0.5। तो इसी तरह से ये ट्रिक भी याद करनी है, ठीक है। अब दूसरा है, अगर बॉन्ड
ऑर्डर आपका 1 है या 2 है या 3 है, तो इसका मतलब है इसमें सिंगल बॉन्ड है, इसमें डबल है और इसमें ट्रिपल है। तो मैंने 0 के लिए बता दिया, 1 है तो इसका मतलब सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, जैसे हाइड्रोजन में ये आएगा इसका मतलब सिंगल, ऑक्सीजन में जैसे ये आता है ऑक्सीजन डबल बॉन्ड तो इसका मतलब डबल कोवलेंट, नाइट्रोजन में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड आता है इसका मतलब उसका बॉन्ड ऑर्डर 3। तो याद रखना बॉन्ड ऑर्डर 1 2 3 का मतलब होता है बॉन्ड ऑर्डर 1 है तो सिंगल कोवलेंट, 2 है तो डबल कोवलेंट, 3 है तो ट्रिपल कोवलेंट और 0 है तो मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। इसके बाद अगर हो फ्रैक्शन में, बॉन्ड ऑर्डर किस में हो, फ्रैक्शन, अगर फ्रैक्शन में है तो रेजोनेंस, एक नया कंसेप्ट आ गया, रेजोनेंस एग्जिस्ट करेगा उसमें, उस मॉलिक्यूल में क्या होगा, रेजोनेंस। दूसरी बात ये याद रख सकते हो जो बॉन्ड ऑर्डर आपका होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ओके होता है, यानी जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा मॉलिक्यूल, क्लियर। दूसरा बॉन्ड ऑर्डर जो आपका होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है बॉन्ड लेंथ के, तो जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी कम होगी क्योंकि वो स्टेबल होगा, क्लोज पैक होगा, क्लोज पैक होगा, नज़दीक होगा नज़दीक होगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगी। जैसे बॉन्ड ऑर्डर है आपके पास 1 2 3, तो 1 का मतलब हाइड्रोजन, 2 का मतलब ऑक्सीजन, इसका मतलब नाइट्रोजन। तो आप खुद देखो इनमें सबसे ज़्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल कौन सा, ये, क्यों, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर इनमें सबसे ज़्यादा है, फिर ये। दूसरा बॉन्ड लेंथ सबसे कम, इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी, क्यों, क्योंकि ये मल्टीपल बॉन्ड हो गया, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मल्टीपलिसिटी बॉन्ड बढ़ने से बॉन्ड लेंथ क्या होती है, कम होती है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने, इस पे हर साल एक क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव में आता है, इसके लिए एक ट्रिक बता दी है, बाकी ये मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा ट्रिक्स की, उसमें भी डालूंगा, लेकिन आप लोग बॉन्ड ऑर्डर करना है, अभी से ये बॉन्ड ऑर्डर खत्म नहीं हुआ, यहाँ तो एक छोटी सी टर्म आई थी मैंने पूरा बता दिया, आगे जब आप पढ़ोगे तो हमारे पास MOT थ्योरी आएगी, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, उसमें दोबारा से इसी कंसेप्ट से हम दोबारा काम करेंगे, बट वो डायग्राम बना के दिखाएंगे इन सब मोलिक्यूल्स का, क्लियर। तो आज आप ये वीडियो अच्छे से तैयार करोगे, इस रिलेटेड नोट्स मैं आपको डाल दूंगा। थैंक यू।